जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के 70वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाली है। क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे उनको आगे? कि आर्मी शुड बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, वो क्योंकि ये कलेक्टिव डिसीजन है, जनरल बाजवा का नहीं था। एक तो इसको उन्होंने देखना है किस तरह लेके आगे चलते हैं। गवर्नमेंट की डिस्टेबलाइज्ड पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको कैसे देखना है। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नर राज जिसकी बात की जा रही है, क्या वो किसी सूरत में हो सकता है? पंजाब में तहरीक अदम एतमाद क्या लाई जा सकती है? ये कहते थे, ये चैलेंज करते थे कि दो जो है ना सूबों की हुकूमत जो है वो तहलील कर दें हम, तो ये कहते थे हमने असेंबलियां पहले गिरानी है, इलेक्शन पहले कराने हैं। ये रिकॉर्ड पे है, वो भी नहीं माना। ये शख्स जिसने अपनी बीवी और बच्चियों को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, कुछ मालूम हो पाया है घर वालों से, अहले मोहल्ला से कि क्यों हुआ ये वाकया? ये लगता है यही है कि वो शायद कोई मेंटली अपसेट हो या कोई और इशू हो। उसको मजीद हमें प्रोब करने की जरूरत है, उसको हम करेंगे। लेकिन यह है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत से मौज़ूआत हैं जिसमें आज मैंने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है, लेकिन सबसे पहले बड़ी आज अहम जिसमें GHQ रावलपिंडी में आज पाक फ़ौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के 70वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाली है। इस तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज, फ़ौज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस अफसर्स, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, उनकी फैमिलीज़, दीगर जो अताशी हैं, उन्होंने भी शिरकत की। ये तकरीब जिसमें वज़ीर दाखिला राज़ाना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात भी शरीक हुए। जिसमें आज तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर के हमरा पंडाल में जब उनकी आमद हुई तो गार्ड्स ने सलामी पेश की और फिर ये कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। अब आगे जो चैलेंजेस हैं ज़ाहिर दाखिली खारजी पाक फ़ौज को दरपेश, उस पर ज़ाहिर किस तरीके से काम होगा, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें ब्रिगेडियर अरबाज साहब। आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक फ़ौज के 70वें सरबराह, उन्होंने कमान संभाल ली है। क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे उनको आगे? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो दो तीन है। एक है कि जो इस वक्त एक आपने ए पोलिटिकल की बात की है, एंड देन यू वांट कि आर्मी शुड बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, वो क्योंकि ये कलेक्टिव डिसीजन है, जनरल बाजवा का नहीं था। एक तो इसको उन्होंने देखना है किस तरह लेके आगे चलते हैं। सेकंड, जो एक इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पे हमारी आवाम के कुछ लोग हैं जो कुछ बातें कर रहे थे, तो उस डैमेज को रिपेयर कैसे करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज मिल के जो है ना, ये दे फाइट, दे नीड टू बी स्ट्रॉन्गर एनफ। और यही 5th जनरेशन वॉर में हमारे पर अटैक हुआ है, और इसको कैसे करना है कि ये दोबारा रिपेयर हो और दोबारा ये आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, एंड दे शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड लुकिंग टुवर्ड आर्मी। नंबर 2, फिर अभी आज आपने देखा कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आज एक फिर बात कर दी कि हम चीज़ पर ख़त्म कर रहे हैं। सो एक इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट है, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट की डिस्टेबलाइज्ड पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको कैसे देखना है। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से आर्मी मैसेज कन्वे करे कि वी आर ए पोलिटिकल, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, लेकिन आप अपने मसाइल बैठ के फाइंड द सोल्यूशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ ताकि इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो और मुल्क तरक्की की तरफ चले। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये 3-4 चीज़ों को मेरे ख्याल में जनरल आसिम मुनीर को करना पड़ेगा ताकि अपनी ग्रिप भी कंट्रोल करें, और फिर ये जो अभी इंटरनल सिचुएशन है तालिबान की ये होगी, और ये सारी बातों को देखना है कि ये कैसे करते हैं। और क्योंकि ही इज़ अ प्रोफेशनल, बहुत फील्ड एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल से पास चला रहे हैं। आई एम श्योर कि वो इन सिचुएशन को एक हफ्ते में सारा सिचुएशन कंट्रोल करके देन ही विल टेक वेरी फर्म एंड डिसाइसिव डिसीजन अबाउट इट, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर। हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक अफवाज है, और जो बात हारिस नवाज साहब ने की है, ज़ाहिर वो चैलेंजेस दरपेश हैं ही, लेकिन ये पूरी कौम जानती है और भरोसा भी अपनी अफवाज पे कि सारे चैलेंजेस से बखूबी निमटना हमारी फ़ौज जानती है, और दुश्मन को हमेशा मुँह तोड़ जवाब दिया है और हमेशा मुँह तोड़ जवाब देते ही रहेंगे, और सारी सूरत हाल को अकॉर्डिंगली लेकर चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमने देखा कि सियासी दर्ज हरारत बहुत ही गर्म
गर्म नाजरीन रहा, लेकिन अब मज़ीद गर्म हो गया है, मज़ीद हैपनिंग हो गई है। और यह हैपनिंग हुई है 26 नवंबर के उस जलसे में खान साहब के उस बयान की कि उन्होंने इस सिस्टम से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। हमेशा एक आर्गूमेंट किया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अगर आपको इलेक्शंस का इतना ही शौक है तो आप निकल जाएं, इस सिस्टम से निकल जाएं, आपके पास 2 असम्बलियाँ हैं, उनको डिसॉल्व कर दें। तो अब पंजाब और केपी दोनों असम्बलियाँ डिसॉल्व करने पर इत्तेफाक हो गया है। लेकिन जो नंबर गेम है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि पूरी तमाम असम्बली बशमूल कौमी असम्बली क्या सूरत हाल होगी और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इंतखाबात होंगे। तो कौमी असम्बली का ऐवान सबसे पहले बात करते हैं। 342 अरकान पर मुश्तमिल 272 पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं। 60 सीटें ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं, 10 नशिस्तें अक़लियतों के लिए हैं। अब पंजाब की बात करते हैं, जहाँ पर सीटें हैं 371, 297 पर बराह रास्त इंतखाब होता है। पंजाब में 67 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं और 8 अक़लियती नशिस्तें हैं। सिंध का ऐवान जहाँ पर 168 सीटों पर मुश्तमिल है, बराह रास्त इंतखाब 130 सीटें, सिंध में 29 ख़वातीन की सीटें और अक़लियत की नशिस्तें 9 हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिज़ॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। अब केपी जहाँ पर PTI की हुकूमत ही है, 145 है कुल तादाद, 115 पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं और ख़वातीन की नशिस्तें हैं यहाँ पर 26 और अक़लियत के लिए हैं 4। बलूचिस्तान की बात करते हैं जहाँ पर 65 अरकान में से 51 का होता है बराह रास्त इंतखाब। ख़वातीन के लिए यहाँ पर 11, अक़लियत के लिए 3 नशिस्तें रखी जाती हैं। अब कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो कुल तादाद है वो है 1091, जिसमें से 865 पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं। PTI की कौमी में है 149, पंजाब में है 180, सिंध में है 30, केपी में 95, बलूचिस्तान में है 7। इलेक्शन कमीशन को अब कुल 563 यानी कि 563 सीटों पर इलेक्शंस करवाने होंगे। कौमी असम्बली की 123 नशिस्तों पर इलेक्शंस होंगे। पंजाब असम्बली की 297, सिंध की 26, केपी की 115 और बलूचिस्तान की 2 नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाबात होंगे। लेकिन नाज़रीन, सारी सूरत हाल के बाद जो नून लीग है उसने पंजाब असम्बली की जो तहलील है उसको नाकाम बनाने के लिए तमाम हरबे जो हैं वो इस्तेमाल करने का फैसला तो कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये हरबे कितने कामयाब हो पाएंगे। क्या PDM की जमातें, जो 13 जमातें हैं, वो किस तरीके से इस पर कंसेंसस करेंगी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम हुकूमत एक बेयारो मददगार की कैफियत में है। कुछ सवालात हैं वो मैं उठा रही हूँ। गवर्नर राज जिसकी बात की जा रही है, क्या वो किसी सूरत में हो सकता है? पंजाब में तहरीक अदम एतमाद क्या लाई जा सकती है? कौमी असम्बली की मुद्दत क्या बढ़ाई जा सकती है? और अगर बढ़ाई जा सकती है क्या उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? और कानून साजी अगर की जाए इस बार से तो क्या उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हैं हमारे साथ अज़हर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल हो सकती है? पंजाब असम्बली का तो इजलास चल ही रहा है, डिज़ोल्व फौरी किया जा सकता है? तहरीक अदम एतमाद की कोई सूरत हाल हो सकती है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर एक बात तो हम सब समझ जाएं, ये तो एक इमरान खान साहब जहाँ इखलाकी जीत है ना, दूसरा वो आईनी और कानूनी तौर पर भी समझ ले वो जीत जाएंगे। ये कहते थे, ये चैलेंज करते थे कि 2 जो है ना सूबों की हुकूमत जो है वो तहलील कर दें, हम वफाक भी तहलील कर दें, तो बड़ा सुनहरी मौका है। यानी कॉलो फेल में तजाद के हवाले से अगर हिस्ट्री में चले जाएं तो ये कहते थे हमने असेंबलियां पहले गिरानी है, इलेक्शन पहले कराने हैं, ये रिकॉर्ड पे है, वो भी नहीं माना। तो ये एक इमरान खान साहब की एक इखलाकी जीत है और कहने के लिए इनके पास कुछ। अब आते हैं आईनी और कानूनी तौर पर। आईनी और कानूनी तौर पर हमारे यहाँ आर्टिकल 67 और 127 जो बात करते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, यानी नेशनल असेंबली के भी हैं, सूबाई असेंबली पंजाब के भी हैं। जब एक इजलास चल रहा हो और उसमें बाकी वो सारे मामला चल रहे हो तो उस वक्त तहरीक अदम एतमाद अगर आएगी भी तो पड़ी रहेगी, ये टेबल नहीं हो सकेगी, यानी लीव नहीं मिल सकेगी रूल्स के तहत। और आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली की भी तो तहरीक अदम एतमाद 8 तारीख को पेश हुई थी, तो उस वक्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो असेंबली का इजलास हुआ, उस मकसद के लिए बुलाया गया, उस मकसद के लिए बुलाया गया, यानी कि जारी इजलास में नहीं पेश की जा सकती। बिल्कुल नहीं पेश की। अगर इतनी होती तो ये बहुत पहले, कभी ये गवर्नर राज लगाने की बातें करते थे, कभी यानी इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना कि पंजाब इनके पास कब्जा आ जाए। और पंजाब में आपको पता है एक
मलिक अहमद खान हमारे दोस्त ही एडवोकेट है, वो तो बाकायदा वजीर आला, वो उनके किसी बहुत बड़ी शख्सियत से अच्छे ताल्लुकात थे, वो तजवीज भी कर दिया गया था और वो नवाज शरीफ के साथ मीटिंगों में लंदन में मौजूद भी होते थे। लेकिन क्या करते, अगर इतना शौक था तो कर लेते। और इमरान खान साहब ने भी उस दिन बड़ा छक्का इस तरह मारा, उन्होंने कहा इस्तीफे दे देंगे। अच्छा, ये बड़े खुश रहे इस्तीफे दे देंगे। वो रात जब डिटेल डिस्कशन हुई तो इस्तीफे नहीं भाई, 2 असेंबलियां, इसमें 342 हैं पंजाब असेंबली में और 124 के करीब हैं केपी के। आपने तफसील तो मैंने बता दी है सारी को। तो इतनी बड़ी 450 से ज्यादा तो ये सूबों की सीटें बनती हैं। फिर अगर अपना सूबा सिंध में देखें तो 26 के करीब है गालबन, सूबा बलोचिस्तान में देखें और फिर कौमी असेंबली की 123 है। अगर वो 20 जो भगौड़े बैठे हुए हैं अंदर असेंबली के अंदर, वो भी अगर आप देख लें तो इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 68% के करीब सीटें खाली हो जाएंगी। तो आप मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इसको ज़िमनी इलेक्शन आप कह नहीं सकेंगे। इसलिए नहीं कह सकेंगे तो 2 सूबा असेंबली में तो असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, वहां 2 इलेक्शन मेन हो रहे हैं। बाकी 2 में आप कह सकते हैं ज़िमनी इलेक्शन आप सूबाई असेंबली में करवा लेंगे, आप कौमी असेंबली के इलेक्शन भी आप कराना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, आप मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौमी असेंबली की क्या पोजीशन होगी, लेकिन हमें ज्वाइन कर शाइख उस्मानी साहब, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाइख साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल निकल सकती है कि जो पंजाब असेंबली की सूरत हाल है, क्या बार बार हुकूमत कह रही रिक्वेजिशन तैयार है लेकिन जारी इजलास में तहरीक अदम एतमाद क्या पेश की जा सकती है? इसमें कोई रुकावट नहीं है। वो ये पंजाब असेंबली के अपने कोई रूल्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जारी हो तो उसमें नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक कि आइन की बात है, आइन में ऐसी कोई बात नहीं है। आइन में तो इसकी कोई रुकावट नहीं है। और सिर्फ ये है कि अगर कोई मनी बिल आगे हो रहा हो या वो पेश हो रहा हो या उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, फिर नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दें, गवर्नर राज किसी सूरत में लग सकता है क्या? गवर्नर राज के लिए तो इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी लगाएं और उसके बाद हो सकता है। अच्छा, ये आज वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया जिस मान में गवर्नर राज कर सकते थे, अब तो इमरजेंसी लगानी पड़ती है। हाँ, ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उस्मानी साहब ब्रेक लेंगे, अजहर साहब हमारे साथ हैं, मज़ीद कानूनी नुक्ते हैं उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जब ये कह दिया गया है मुत्तफ़िक़ा तौर पर कि पंजाब और केपी असेंबली रिजॉल्व होगी तो क्या सूरत हाल बनने जा रही है मुल्क में। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद। अजहर साहब, अब कौमी असेंबली की क्या सूरत हाल हो सकती है? हुकूमत ये कह रही है कि हम मुद्दत बढ़ा देंगे, तो ये तो कानून साजी करनी पड़ेगी, क्या तरीक़ेकार होगा? अच्छा, वो मैं आप चूँकि शाइख उस्मानी साहब से एक सवाल आपने किया था गवर्नर राज के बारे में, देखिए वो बड़ी सिंपल सी बात है और वो गवर्नर राज को बेसिकली इमरजेंसी लगाने की प्रोविजन कहते हैं। वो आर्टिकल 234 बड़ा क्लियर है उसके लिए सदर का बड़ा अहम किरदार है। यानी पहले गवर्नर को ऐसी कोई रिपोर्ट भिजवानी है और उसके बाद उन्होंने मुतमईन होना जरूरी है। फिर सदर जो है ना वो गवर्नर राज कह दें या इमरजेंसी की प्रोविजन को सामने रख रहे हैं। अभी तक यानी इन हालात में आप जो ये कह रही है ना कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, तो गवर्नर राज लगाने की वजह ये है कि हुकूमत जा रही है, ना कोई इमरजेंसी के हालात हैं, ना कोई इंटरनल एग्रेशन है, ना कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, तो ऐसी कोई चीज सामने नहीं है। और यहाँ मैं एक और बात बताता चलो, जो दूसरी जो बात हो रही है वो असेंबली पर बढ़ाने की। असेंबली तो भी 12 अगस्त 2023 तक तो अपना वजूद रखती है। वो 5 साल जो है, पहला सेशन जब पूरा होता है, इनका आर्टिकल रेलेवेंट को सामने रखकर देख लें तो 5 साल जो पूरे होते हैं, इंतखाबात जुलाई में हुए थे, लेकिन असेंबली का जो पहला इजलास हुआ था वो जाके हुआ था अगस्त के अंदर जी। तो 12 अगस्त 2023 को मुद्दत पूरी होती है। हाँ, और मुल्क में ऐसे हालात हो, इमरजेंसी की प्रोविजंस हो, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो, कोई जंग आ जाए, तो उसमें आपको जो बुनियादी तौर पर है वो आइन इजाजत देता है कि आप 1 साल के लिए जो है ना असेंबली की मियाद बढ़ा सकते हैं। तो ये कब बढ़ानी है आपने? ये बढ़ेगी तब जब असेंबली की मियाद पूरी हो जाएगी। जब पूरी होगी 2023 के अंदर, तब आप बढ़ा सकेंगे। उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता, यानी कि आप कह रहे हैं उससे पहले कोई चॉइस नहीं है, और अगर करेंगे तो ये चैलेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बात और बता दूंगा आपको
यहाँ देखिए, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी करनी चाहिए। ठीक है, असूलों की जंग अपनी जगह, सियासत को सियासत की बुनियाद पर देखा जाए। ये एडवांस में एक मशवरा है उनको, और मैंने ये साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मैंने ये मशवरा दे दिया था। और मशवरा क्या है कि देखिए, पंजाब के अंदर असेंबली तहलील होती है, KPK में तहलील होती है, तो इनके अपने वज़राए आला हैं। अपोजिशन लीडर की मुशावरत के साथ आपने लगाने हैं, अपना वज़ीर आला लगाने, अगर नहीं होगा फिर वो कमेटियों के पास जाएगा, तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास मामला भी जा सकता है। लेकिन कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर इनका अपना नहीं है। वो अपना लीडर बनाने के लिए 25-30 के करीब MNA जाए हैं असेंबलियों में, जाकर अपोजिशन लीडर की सीट पे कब्जा करें और फिर बैठकर ये जरूरी है, समझा, ये जरूरी है। यानी केयर टेकर सेटअप इनकी मर्जी का नहीं आएगा, फिर वो 35 पंचर फिर वही मामला चलता रहेगा। यानी कि थोड़ी सियासत भी इसमें होनी चाहिए, ऑपोजिशन की सीट को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यह आपका मशवरा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा साहब, थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए आप, और आपने बड़ा मुफस्सिल जवाब भी इस पर दिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा नाजरीन, वैसे तो सियासी मौज़ूआत होते हैं, लेकिन जब कुछ खबरें जो ऐसी होती हैं दिल दहला देने वाली, और आज ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है। कराची का इलाका है मलीर शमसी कॉलोनी, जहाँ पर एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चियों को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया। अब ये वाक़या क्यों रोनुमा हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, ये सारी सूरत हाल पे हम बात करें। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं, खुरम गुलजार, उनसे भी हम बात करते हैं, और SSP कोरंगी हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले SSP साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सर, क्या पता चल पाया अब तक, ये शख्स जिसने अपनी बीवी और बच्चियों को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, कुछ मालूम हो पाया है घर वालों से, अहले मोहल्ला से, कि क्यों हुआ ये वाक़या? बेसिकली उनके नीचे वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी वालदा और भाभी रहती हैं। तो उनसे हमने इंटरव्यू किया है, उनको भी सही पता नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा कि एक आवाज़ आई थी फवाद की वाइफ की, जिसको सुन के वो ऊपर गए और उन्होंने देखा कि वो आगे ये इंसिडेंट हुआ था। तो वापस ये लगता है यही है कि वो शायद कोई मेंटली अपसेट हो या कोई और इशू हो, उसको मजीद हमें प्रोब करने की ज़रूरत है, उसको हम करेंगे। लेकिन यह है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और तो ये जो वालदा जिनसे आपने बात की SSP साहब की, क्या उन्होंने बताया कि कोई नफ्सियाती मसाइल थे इस शख्स के साथ? नहीं, ऐसी वो कह रहे थे कि नॉर्मल था, और उनकी आपस में जो मियाँ बीवी के भी ताल्लुकात कोई इस दर्ज पे नहीं पहुंचे थे कि वो इस तरह का कोई इंसिडेंट करे। वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत तो उनके साथ आपस में उनकी होती थी क्लैश, लेकिन इस तरह के सीवियर कोई इशू नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे वो कर सके। अच्छा, वैसे कुछ पता चल पाया, क्या लगता है आपको SSP साहब कि क्या कोई नशावर चीज़ दे के अपनी बीवी और बच्चियों का कत्ल किया इस शख्स ने? देखिए, ये बहुत प्रिलिमिनरी होगा ये बात कहना, लेकिन ये बात हो भी सकती है इस वजह से कि जितने ग्रूसम तरीके से, जालमाना तरीके से उसने अपनी वाइफ और बेटियों को मारा है, और इलाके वालों ने या जो नीचे वाले फ्लोर पे उसकी वालदा या भाभी ने कोई इतनी आवाज़ें या चीखें नहीं सुनी हैं। तो इससे लगता है कि शायद उसने बच्चों को शायद पहले इंटॉक्सिकेट किया और उसके बाद मर्डर किया उनका, जिनकी बुनियाद पे वो रेजिस्टेंस भी नहीं कर सकी हैं और ना दे सकी हैं, और इतना चीखो पकार भी नहीं कर सकी हैं। साजिद साहब, अब तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी? ये शख्स जो ज़ख्मी हालत में है, इसका बयान कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, और आगे तहकीकात मज़ीद इस वाक़े की कैसे की जाएंगी? देखिए, एक तो फोरेंसिक टीम है हमारी जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है और देखेगी कि क्या कोई चीज़ हमें केमिकल या इंटॉक्सिकेशन की कोई चीज़ हमें मिली है या नहीं मिली है रूम से। और दूसरा ये है कि इसका जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होगा, तो उस एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ आएगी कि बेसिकली इसको क्या कोई जहर दिया गया या कोई नशावर चीज़ दी है या क्या हुआ है। तो अगर तो बंदा खुद जिंदा रहता है फवाद, तो फिर तो हमें उनकी तहकीक करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अदरवाइज फॉरेंसिक और जो हमारी केमिको लीगल एग्जामिनेशन है और मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है, तो उससे हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकेंगी, पता। और SSP साहब, ये 3 ही बेटियां थीं इस शख्स की? जी, 3 बेटियां।
इसके अलावा कोई औलाद नहीं है। बहुत शुक्रिया SSP कोरंगी साजिद अहमद साहब। उस नाक बड़ा एक कोई दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, आगे जाके इसका पता चलेगा। लेकिन हमारे नुमाइंदे हैं खुर्रम, उनसे हम बात करते हैं। खुर्रम आप हमें अपडेट कर रहे हैं जब से ये वाक़या रोनुमा हुआ है, यहाँ पर आपकी अहले मोहल्ला से कोई गुफ्तगू हुई, उन्होंने कुछ बताया इस शख्स के बारे में? क्या ये कोई नफ्सियाती मरीज़ है? जी देखें, ये जो इलाका है मलिक शमसी सोसाइटी रोज़ गार्डन का ये इलाका है। ये ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो मुल्जिम जो है ज़ख्मी हैं इस टाइम। फराज उनके भाई रिहाइश पजीर हैं, फवाद ख़ुद फर्स्ट फ्लोर पे रिहाइश पजीर थे। 3 बेटियां हैं इनकी और अपनी बेटियों के साथ ये नॉर्मल एक लाइफ गुजार रहे थे। यहाँ के लोगों ने बताया कि कभी कोई हमने ऐसी बात नहीं सुनी। वो ख़ुद भी एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पर आते जाते थे, रहते थे, मिलते थे लोगों से। लेकिन आज जो ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि वो आज दोपहर में अपनी जॉब से जब वापस पहुँचे हैं घर, और उसके बाद जो है वो इन्होंने आके एक इंतहाई जो है वो बेरहमी से जो है कह हैं कि अपनी बेटियों को कत्ल किया है, साथ अपनी जो उनकी बेगम है हुमा उनका गला काटा है। उसके बाद ख़ुद उन्होंने अपने आप को जो है ख़ुदकुशी की है, ज़ख्मी कर लिया है। वालदा जो बताती हैं नीचे जब हम इनके घर पहुँचे हैं तो उनका कहना ये था कि उनको बहुत एक आवाज़ बस सुनाई दी जो कि हुमा की थी, उनकी बहू की थी। उसके बाद जब ऊपर वो पहुँचे हैं, घर में गए हैं तो देखा कि हर तरफ खून था। दोनों कमरों में जो है वो लाशें थीं। एक कमरे में जो है वो हुमा और एक उनकी बेटी की लाश थी, दूसरे कमरे में जो है वो 2 बच्चियों की लाशें थी, साथ उसी कमरे के अंदर जो है वो मुल्जिम भी वहाँ मौजूद था। पुलिस यहाँ पे पहुँची है, पुलिस ने कॉटन किया है, जगह को सील किया है। साथ ही जब ये इत्तला फैली है, लोगों को पता चला है, तो इनके रिश्तेदारों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँची है। और अब तक उनका कहना ये है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये वाक़या क्या हुआ है, क्यों इस तरह की शिद्दत फवाद में आई है जो उन्होंने इंतहाई कदम उठाया है। जी अच्छा खुर्रम, मुझे ये भी बताइए, घर के अंदर जिस तरह आपने कहा आप खुद भी गए, क्या कुछ गैर मामूली आपने देखा? किस तरह का घर है, रास्ते कितने हैं बाहर निकलने के, और वालदा इनकी रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पर ये लोग कितने सालों से रह रहे हैं इस घर में? देखें, ये एक घर का दरवाज़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये घर है, दरवाज़ा है। साथ ही यहाँ से जो है वो एक जीना जो है वो ऊपर जा रहा है जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पर है, अभी लॉक कर दिया है शायद। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ रिहाइश है। पुलिस अंदर मौजूद है, बयानात चल रहा है, फॉरेंसिक टीम अंदर मौजूद है जो शवाहिद जमा कर रही है। पहली मंजिल पे ये घर है। ऊपर जैसे हम जीना चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं तो पहले एक बालकनी है, उसके बाद जो है वो हम अंदर इंटर होते हैं तो टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च के साथ ही जो 2 कमरे हैं, राइट और लेफ़्ट पे 2 कमरे बने हुए हैं। इस कमरे में हम सीधे हाथ के कमरे की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो खातून है और उनकी 2 बच्चियों की लाशें थी, और लेफ़्ट साइड वाला जो रूम था जो किचन के साथ ही यहाँ बना हुआ था, उसमें जो है वो एक बच्ची की और खुद फवाद ज़ख्मी हालत में वहाँ मिला था, जिसे फ़ौरी तौर पे यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तशवीशनाक हालात उनकी बताई जाती है। पुलिस कह रही है जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाते इनसे बयान नहीं लिया जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम गुलजार। इस वाक़े के हवाले से हमें आप तफसीरन आगाह कर रहे थे। बहुत ही मतलब दिलसोज़ ये वाक़या है, बहुत ही अफसोसनाक है कि अपनी मासूम बच्चियों को इस शख्स ने अपनी बीवी को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया। पता नहीं चलता कि लोगों को क्या हो गया, आजकल क्या मसाइल हैं उनके साथ। कराची की ही बात करूँगी। कराची में हम देख रहे हैं कि जराइम में एकदम से इजाफा हुआ है, जिसमें गाड़ियाँ छीनना, मोबाइल छीनना, लोगों को लूट मार करना, और रवा साल 100 से ज़ायद शहरी इस छीना झपटी और क्राइम के दौरान अपनी जान से चले गए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसा लगता है ये शहर बेअमान है और कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। क्या वजूहात हैं इतना ज़्यादा ये क्राइम रेट जो बढ़ गया है कराची शहर में? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुएब बर्नी। शुएब, क्या कहते हैं पुलिस का आदाद शुमार और क्या वजूहात हैं ये इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है शहर में? जी देखिए सुमैया, कराची में जराइम की वारदातें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। खास तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम है जिसमें छीना झपटी के वाकयात हैं वो बेताशा हैं। ऐसी ही सूरत हाल में रोजाना ही कराची की सड़कों पे 70 से जायद अफराद यौमिया लूटमार का शिकार हो जाते हैं, जबकि जो मोटरसाइकिलें चोरी होने और छीनने के वाकयात हैं वो इसके अलावा हैं। कराची में इस वक्त जो मोटरसाइकिलें चोरी होने का रिकॉर्ड है वो तमाम सालों का टूट चुका है, क्योंकि रोजाना ही कराची की सड़कों पे से मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं।
कराची के शहरी अपनी मोटरसाइकिल खरीद के पैसे जमा करके खरीद के खड़ी करते हैं, कोई नामालूम चोर आता है आके चोरी करके ले जाता है। अगर CCTV आ भी जाए तो उसके बाद रिकवरी बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप अंदाजा ये लगा लें कि अगर 100 मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं तो उनमें से 5% बरामद होती हैं, 95% शहर में खुल के बिक जाती हैं या कराची से दूसरे शहरों में और दूसरे सूबों में चली जाती हैं चोरीशुदा मोटरसाइकिलें। और कराची में भी चोरी की मोटरसाइकिल इस्तेमाल होती रहती है, उसको भी कोई नहीं पकड़ता। पुलिस की जानिब से अपनी कार्रवाइयां शो करने के लिए कुछ कार्रवाई जरूर दिखाई जाती है रोजाना की बुनियाद पे कि हमने ये मुल्जिमान पकड़ लिए, ये मुल्जिमान पकड़ लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि कराची के मुल्जिमान पकड़ना ये प्रैक्टिस एक तो शुएब, और दूसरे नाके लगा के लोगों की चेकिंग करना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। स्नैप चेकिंग भी हो रही है, दिखाया भी जा रहा है कि जिनने मुल्जिमान को पकड़ लिया है और इतना हमने असलहा और जो सामान था वो बरामद कर लिया है, लेकिन क्राइम रेट नहीं रुक रहा। तो ये क्या सिर्फ दिखावे के लिए सारी चीजें? लेकिन क्राइम रेट रोकने के लिए बिल नजर नहीं आती है। आप नाका लगा लें, आप रोड पे खड़े हो जाएं, लेकिन आपको अगर अंदर से ही मुल्जिमान उनके साथ मिले हुए होंगे तो फिर कैसे वारदातें रुकेंगी? जब मुल्जिमान को पहले ही पता होगा कि इस 2 घंटे में इस चौरंगी पे नाका है या इस सड़क पे नाका है, तो वहाँ वो वारदात करने नहीं आते, वो अल्टरनेट रूट पे वारदात करते हैं। कराची का कोई भी इलाका ऐसा है नहीं है, कोई भी थाना ऐसा नहीं है कराची में जो 100 से ज्यादा कोई इलाका महफूज नहीं है कराची का। अफसोस ये है कि लगते हैं वहाँ पर चेकिंग भी आम मासूम शहरियों की हो रही होती है जिनका इन मामलात से लेना देना नहीं, अलबत्ता वो विक्टिम जरूर होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुएब बर्नी, आप सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि सवाल ये है कि भाई इस कराची का कोई पुरसाने हाल है या नहीं, लोग अपनी जानो माल से हाथ धो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये सवाल मैं छोड़कर जा रही हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।